जैसा कि हम परंपरावादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे थे, ऐतिहासिक पद्धति जिसमें जिन पद्धतियों के आधार पर परंपरागत या संगठनात्मक जो अध्ययन है लोक प्रशासन का, वो इन पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, विषय वस्तु पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, जीवन वृत्तात्मक पद्धति और राजनीतिक पद्धति। हमने ऐतिहासिक, कानूनी, विषय वस्तु और वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन किया और जीवन वृत्तात्मक पद्धति का। हालांकि चर्चा मैंने राजनीतिक पद्धति के माध्यम से पिछले चैप्टर में भी किया था, किंतु इस बार दोबारा पुनः उसका स्मरण कर लें। प्रशासन अंततः एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इसी में कार्य करता है। प्रशासन स्वतः एक साध्य नहीं है, एक साधन मात्र है। अतः अच्छे प्रशासन की आवश्यकताएं देश की स्थापित राजनीतिक व्यवस्था में ढूंढी जानी चाहिए। जॉन गॉस, पॉल एच एपलबी आदि प्रतिष्ठित अमेरिकी लोक प्रशासन विज्ञों ने या लोक प्रशासन शास्त्रियों ने खुलकर लोक प्रशासन के विषय में अराजनीतिक दृष्टिकोण का प्रत्याग कर दिया तथा उसके द्वारा अध्ययन विस्तृत राजनीतिक दृष्टिकोण बनने लगा। जैसा कि वो अध्ययन की विस्तृत जो राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रत्याग किया, उससे लोक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक ध्येयों की विस्तृत संदर्भ में अध्ययन किया जाना आवश्यक समझा जाने लगा और राजनीतिक दृष्टि से विस्तृत राजनीतिक दृष्टिकोण से करने लगे। यानी उसके अध्ययन हेतु उसके राजनीतिक परिदृश्य के अध्ययन के बिना प्रशासनिक अध्ययन अधूरा है, इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण में अध्ययन करने लगी। हम दूसरा जो अप्रोच है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। व्यवहारवादी दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण या मानव व्यवहार वाला दृष्टिकोण या उपगम। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी दृष्टिकोण और व्यवहारवाद की इस आंधी में ऐसा कोई सोशल साइंस का विषय नहीं है जो व्यवहारवाद की प्रभाव में नहीं आया हो। साइमन, वीनर, हैडी, स्टोक्स, रिग्स आदि लेखक लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने लगे। प्रशासनिक संगठन में मानवीय व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है, इस बात पर बल दिया जाना लगा और अध्ययन हेतु व्यक्तिशय और सामूहिक प्रशासनिक एवं मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देते थे। जैसा कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रणेता लोक प्रशासन में व्यक्ति से और सामूहिक प्रशासनिक एवं मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं। स्मिथ वर्ग के अनुसार चार विशेषताओं से युक्त मानवीय व्यवहारवादी दृष्टिकोण को माना गया है। प्रथम व्यक्ति तथा प्रशासनिक ढांचे में उसके व्यवहार व संबंधों पर बल देना। द्वितीय, प्रशासनिक संगठन का अध्ययन एक सामाजिक प्रणाली के रूप में किया जाता है, औपचारिक से अनौपचारिक संबंधों की ओर। तृतीय, संप्रभुता के सिद्धांत के स्थान पर औचित्यता के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। चतुर्थ, संचार के साधनों में औपचारिकता के स्थान पर अनौपचारिक साधनों का उपयोग या अध्ययन प्रारंभ किया गया। औपचारिक परंपरावादी दृष्टिकोण या शास्त्रीय दृष्टिकोण है, उसमें एक औपचारिक संगठन या औपचारिक अध्ययन या औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। व्यक्ति को मशीन के रूप में एक उपयोग होने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करने के लिए एक साधन के रूप में माना गया। किंतु एल्टन मेयो ने ओथोन प्रयोग से सिद्ध किया कि व्यक्ति की खुद की इच्छाएं हैं, व्यक्ति किस आधार पर किन इच्छाओं से ज़्यादा प्रभावित होता है और दंड और लाभ के जो
आधार हैं उनसे प्रभावित हुए बिना उसको कार्य की सुविधा के आधार पर अगर काम करवाया जाए तो ज़्यादा उत्पाद किए जा सकते हैं। जैसे कि होतोन आयोग ने व्यवहारवादी और मानववादी व्यवहार को बल मिला, और व्यवहारवादी का तर्क है कि प्रशासनिक संगठनों की व्यावहारिक गतिविधियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके प्रशासनिक संगठन के बारे में निश्चित रूप से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यानी व्यवहारवादियों का मानना है प्रशासनिक संगठनों की भी व्यावहारिक गतिविधियों के आधार पर सावधानीपूर्वक अगर अध्ययन किया जाए तो प्रशासनिक और संगठन के बारे में निश्चित रूप से कुछ सामान्य निष्कर्ष, हाइपोथेसिस या कह सकते हैं कि भविष्यवाणी कर सकने की क्षमता इन लोक प्रशासन में भी की जा सकती है। अनुभवमूलक तथ्यों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं तथा तथ्य इकट्ठे करने के विश्वसनीय तरीकों का प्रयोग भी होना चाहिए। व्यवहारवादी दृष्टि अंतर्निर्भरता और अंतर अध्ययन ज्ञानों की एक समन्वित दृष्टि है। यह लोक प्रशासन को वस्तुतः बहुदृष्टि अध्ययन मानती है। यानी लोक प्रशासन का जो अध्ययन है उसको बहुदृष्टि के आधार पर अध्ययन किस लिए किया जा सकता है, वो एक दूसरे के अंतर्निर्भरता और अंतर अध्ययन ज्ञानों की एक समन्वित दृष्टि के रूप में मानते हैं, और मानवीय व्यवहार के पूर्ण चित्र का अवलोकन करने हेतु उसके विभिन्न पहलुओं को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। यानी मानवीय व्यवहार का जो अध्ययन करेंगे हम, उस अध्ययन में मानवीय व्यवहार के पूर्व चित्र का अवलोकन, उसके विभिन्न पहलुओं का आंगिक रूप से अध्ययन करना यह अत्यंत आवश्यक है। तो लोक प्रशासन को अध्ययन को मैक्रो से माइक्रो, सैद्धांतिक से व्यावहारिक, एकाग्रता से समग्रता तथा वर्णन से विश्लेषणात्मक की ओर प्रस्तुत करने का श्रेय व्यवहारवादी दृष्टिकोण को ही जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान में व्यवहारवाद या व्यवहारवाद के जो अनुभवमूलक अध्ययन के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो इंटरडिसिप्लिन है, बहुदृष्टि से या बहु अनुशासनात्मक अध्ययन इसको मानते हैं, तो मानवीय व्यवहार से संबंधित किसी भी प्रश्न में विचार करने पर प्रत्येक शास्त्र का अपना ध्यान अंतर शास्त्रीय या अंतर अनुशासन के अध्ययन पर केंद्रित करना पड़ता है। क्योंकि मानवीय व्यवहार न तो आर्थिक है, न राजनीतिक है, न सांस्कृतिक है, वरन वह सभी का संयोग है। मानवीय व्यवहार का पूर्ण चित्र का अवलोकन करने हेतु उसके विभिन्न पहलुओं को देखना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि रोजमैन ने कहा कि लोक प्रशासन व राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद एक बड़े आंदोलन का एक भाग है, और मैं तो कहता हूँ सोशल साइंस का कोई विषय नहीं बचा जो व्यवहारवाद की आंधी से या प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। इसलिए लोक प्रशासन के अध्ययन को मैक्रो से माइक्रो, सैद्धांतिक से व्यावहारिक, एकाग्रता से समग्रता, वर्णन से विश्लेषणात्मक की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय व्यवहारवादी दृष्टिकोण को ही है। वर्तमान में व्यवहारवाद में अनेक दुर्बलताएं सामने आई हैं, और ये कहा जाता है कि इसके मूल्य तटस्थ नहीं है, यह अवैज्ञानिक है। और रोजमैन के अनुसार परंपरावाद की आलोचना करने के लिए तो बहुत कुछ है, और अधिकांश परंपरावादी इसे जानते हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक व्यवहार को आलोचना करने के लिए बहुत कुछ था, और व्यवहारवादियों ने इसे अधिकांश स्वीकार कर लिया। इसलिए लोक प्रशासन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करने हेतु विभिन्न पद्धतियाँ हैं। पहले मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ, दूसरी केस पद्धति, तीसरी सांख्यिकी पद्धति की, चौथी पारिस्थितिक पद्धति। तो हम आज पहली जो चर्चा करेंगे वो मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है। प्रशासन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति का श्रेय मिस फॉलेट को जाता है, जिसने इस पद्धति का मनोवैज्ञानिक या कह सकते हैं औद्योगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि व्यक्तियों और समूह की इच्छाएं, उनके पूर्वाग्रह तथा नैतिक मूल्य प्रशासन के भीतर किस प्रकार से उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मिस फॉलेट ने जो औद्योगिक समस्याएं थी, औद्योगिक मनोविज्ञान के आधार पर अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि व्यक्ति और व्यक्तियों और समूह की इच्छाएं, उनके पूर्वाग्रह तथा नैतिक मूल्य प्रशासन के भीतर किस प्रकार से उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
इस पद्धति में अंतर्निहित तथ्य यह है कि प्रशासन के भीतर प्रशासन मानव व्यवहार से संबंधित है, अतः मनोविज्ञान द्वारा इसे अधिक से अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। प्रशासन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्तियों और समूह की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के कारण प्रशासन के भीतर अनौपचारिक संबंध व संगठन प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि मनोविज्ञान द्वारा उसे ठीक से समझना, उसका आचरण, मनोविज्ञान मानवीय आचरण का विज्ञान है, लोक प्रशासन का संबंध भी आचरण से है। अतः मनोवैज्ञानिक पद्धति से विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जाता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रशासन आवश्यक रूप से मानव समूह की समस्या है और प्रशासन, व्यावसायिक प्रशासन के क्षेत्र में तो मनोवैज्ञानिक पद्धति बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान की नई शाखा विकसित हुई, जिसे औद्योगिक मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान की सहायता से लोग प्रशासन संबंधी बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साधारणतः किन परिस्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार की आशा करता है, मनोविज्ञान इसका समाधान खोजा जा सकता है। प्रशासन में मनोवैज्ञानिक अध्ययन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति और समूह की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के कारण प्रशासन के भीतर अनौपचारिक संबंध और संगठन प्रकट होते हैं या उत्पन्न होते हैं, क्योंकि व्यक्ति और समूह आपस में बैठने पर, आपस में समूह बनने पर अनौपचारिक संबंध और अनौपचारिक संगठन या समूह अपने आप ही स्वतः प्रकट होते हैं। ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन हेतु मनोवैज्ञानिक पद्धति, मनोविज्ञान को हम किस आधार पर प्रभावित करते हैं या मनोविज्ञान कार्य करने को किस प्रकार प्रशासन में प्रभावित करती है, इस मनोवैज्ञानिक आधार पर जो औद्योगिक समाज है या औद्योगिक मनोविज्ञान है, उस आधार पर इसका प्रारंभ हुआ। औद्योगिक मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे प्रशासन की ओर भी इसको समझा जाने लगा और प्रशासन में उस मनोविज्ञान के आधार पर हम किस प्रकार से मानवीय व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मनोविज्ञान जानना और मनोविज्ञान के आधार पर इस पद्धति का प्रयोग करते हुए मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना, ये मनोवैज्ञानिक पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।